अब आज हम जाते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाम है सेल वॉल। नाम है सेल वॉल। चलो भाई, तो बेटा सेल वॉल की अगर हम बात स्टार्ट करें तो सेल वॉल जो है यह है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल, एक्सेप्ट एनिमल सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। अब आपने कहा सर आउटर मोस्ट लेयर तो है, लेकिन साथ साथ में एक बात हमेशा याद रखनी है कि सेल वॉल जो है बेटा ये होती है डेड लेयर। ठीक है, डेड लेयर ऑफ द सेल होती है। अब सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है मैंने। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये है, ये जो अंदर वाली ब्लू वाली है ना बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, ये है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद ये अंदर वाली लेयर कहलाती है क्या, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, ये अंदर वाली लेयर कहलाती है सेकेंडरी वॉल, और ये बाहर वाली लेयर कहलाती है प्राइमरी वॉल। ठीक है भाई, ये है प्राइमरी वॉल। तो सेल वॉल की जो कॉम्पोजिशन है या फिर सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कंसिस्ट करती है दो वॉल्स के ऊपर। ठीक है, आपकी बुक में 3 लिखी हुई है, तीसरी जो है ना ये दरमियान वाली है, इसको नाम दिया जाता है मिडिल लैमेला। ठीक है, इसको नाम देते हैं मिडिल लैमेला। अब अगर हम यहां पर इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। चलें, अब आए इधर। अगर हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर अगर बात करें तो बेटा सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है 3 लेयर्स के ऊपर। ठीक है, पहली लेयर जो है आपके पास ये कहलाती है प्राइमरी वॉल, सही है। दूसरी लेयर कहलाती है सेकेंडरी वॉल, और एक बात हमेशा याद रखनी है, सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है। ठीक है, और तीसरी लेयर जो है ये है मिडिल लैमेला, और ये होती है दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान। आपने कहा सर दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान का क्या मतलब है? मैंने कहा देखो भाई, दो एडजेसेंट सेल्स लो, ठीक है, दो बराबर बराबर सेल, ये सेल ए ये सेल बी, इन दोनों के दरमियान ये जो वॉल है ये है मिडिल लैमेला। ये क्या काम कर रही होती है थोड़ी देर में बताऊंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है? 3 लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक सेल में 2 ही लेयर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मिडिल लैमेला तो 2 सेल्स के दरमियान है। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन क्या है? देखो बेटा, जो प्राइमरी वॉल है ना, कॉम्पोजिशन यही डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं। जो प्राइमरी वॉल है ना, ये बनती है किससे? सेल्यूलोज से। किसी से बनती है? सेल्यूलोज। अब आपने कहा सर ये सेल्यूलोज क्या चीज है? मैंने कहा देखो बेटा, सेल्यूलोज जो है ना ये कहलाता है पॉलीसैकेराइड। आपने कहा है पॉलीसैकेराइड, ये क्या होता है? अब तुम 9 क्लास के बच्चे हो ना, तो हो सकता है कि तुम्हें पॉलीसैकेराइड वर्ड से वाकफियत नहीं हो। ठीक है, ना वाकिफ हो तुम इस वर्ड से, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर कभी ये वीडियो देख रहा होगा तो वो पॉलीसैकेराइड जानता है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड वर्ड का मतलब है, पॉलीसैकेराइड इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज या पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं,
और इसको हम नाम देते हैं सेलुलोज। इसमें कितने ग्लूकोज जुड़े हुए हमें नहीं पता, यहाँ पे लिख दिया मैंने एन, न्यूमरस, बहुत सारे, ठीक है। तो ये है सेलुलोज, ठीक है। सेकेंडरी वॉल की अगर बात करें तो सेकेंडरी वॉल बनती है सेलुलोज प्लस लिग्निन, सेलुलोज प्लस लिग्निन, जिसकी वजह, अच्छा, इस लिग्निन की वजह से ये सेकेंडरी वॉल क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास मिडिल लैमेला किस चीज से बनती है, मिडिल लैमेला बनती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, ठीक है। ये बनती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से। और ये किस चीज के काम आती है बेटा, ये बेसिकली सीमेंटिंग लेयर है, सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर, सीमेंट क्या काम करती है, दो ब्रिक्स को जोड़ने का काम करती है ना, बस वही लेयर है सीमेंटिंग लेयर। अच्छा, कुछ कुछ जगहों पर मिडिल लैमेला की डिपोजिशन नहीं होती है, कुछ कुछ जगहों पर मिडिल लैमेला नहीं पाई जाती है, तो वहां पर एक रास्ता पाया जाता है पूरा ऐसे करके दो सेल्स के दरमियान। इस रास्ते को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, इस रास्ते को नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये रास्ता किस चीज के काम आता है बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा जो है ये दो सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन के काम आता है, कि अगर इस सेल को कोई चीज यहां से इधर पहुंचानी है या फिर इधर से इधर पहुंचानी है, तो यहां पर काम करेगा कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा के रास्ते के जरिए ये चीज पहुंचाई जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि सेल वॉल एक डेड लेयर है, तो ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। इसके फंक्शंस के ऊपर अगर हम आ जाएं, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोजिशन के बारे में सुन लो, कॉम्पोजिशन मैंने वैसे तो आपको बता दी है सारी, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फंजाई की, अब जैसे फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फंगल सेल वॉल। फंजाई में सेल वॉल बनती है स्पेशल टाइप के पॉलीसेकेराइड से, जिसको नाम दिया जाता है काइटिन, ठीक है। और अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात कर लें, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज से बनती है, तो बेटा बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, ठीक है। यानी कि ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें प्रोटीन और ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बन जाता है, ठीक है। और इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन से बेहतर है पेप्टाइडोग्लाइकेन ही आप इसको कहें, ठीक है। अब फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के, ठीक है। अगर आप फंक्शन पर आ जाएं तो सेल वॉल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, सही है। हम बुक से भी देख लेते हैं इस चीज को, आ जाओ भाई। ये तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई थी हमारी, लास्ट में हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सारी चीजें इसकी कवर कर ली थी, देख ली थी, ठीक है। अब सेल वॉल पर अगर आ जाओ तो देखो प्लाज्मोडेस्मेटा भी तुम्हें समझा दिया मैंने अभी अभी, प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने आपको बता दिया। दिस ओपनिंग, द ओपनिंग्स इन द सेल वॉल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा व्हिच कंटेन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल, दो बराबर बराबर सेल्स को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। दिस अलाउज सेल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो सेल आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अलाउइंग मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल बिटवीन प्लांट सेल, दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल एक सेल में है तो वहां से दूसरे सेल में वो जा सकता है। फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन of cell wall is to protect the inner parts of the plant cell, inner part of the plant cells को protect कर रहा है। it gives plant cell more uniform and regular shape maintain कर रहा है, provides support to the plant body, support provide कर रहा है। the cell wall is completely permeable, याद करो मैंने तुम्हें सेल मेम्ब्रेन में इसका नेचर बताया था सेल मेम्ब्रेन का, वो थी सेमी परमिएबल, जबकि सेल वॉल क्या है, कंप्लीटली परमिएबल। क्यों, क्योंकि डेड लेयर है, टू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स व्हिच अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। तो कितने फंक्शन हो गए, चार फंक्शन हो गए। नंबर वन प्रोटेक्शन, ठीक है, इसको ऐसे याद करना है आपने। नंबर वन क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन, ठीक है। नंबर टू क्या है, शेप मेंटेनेंस, ठीक है, शेप मेंटेनेंस। नंबर थ्री शेप मेंटेनेंस, ठीक है। नंबर थ्री क्या हो गया, सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, प्लांट सेल को, ठीक है। एंड नंबर फोर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट। ये चार फंक्शन हो गए किसके, आपके पास सेल वॉल के, ठीक है भाई। तो सेल वॉल इतना ही है, सही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील की तरफ, जो कि 100% पेपर में पूछा जा सकता है। उसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, आ जाओ भाई, न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं और बात करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी से बता रहा हूँ। पेपर में 1000 दफ़ा पूछा जा चुका है। इसके बाद शॉर्ट नोट विद डायग्राम, विदाउट डायग्राम। ठीक है, तो लाजमी इसको अच्छे तरीके से समझना है, लाजमी। तो बेटा न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सेल में तमाम ऑर्गेनील्स इसकी बात मान रहे होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है, क्यों भाई न्यूक्लियस की बात क्यों मानी जा रही है, या इसके बाद ऐसा क्या है जो इसकी बात मानी जा रही है? तो चलो इस पे तो बाद में आते हैं, स्टार्ट यहां से करते हैं कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। तो सही है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया, और डिस्कवर किया इन 1831। ठीक है, और डिस्कवर करते ही उन्होंने न्यूक्लियस को नाम दिया कैरियन। क्या नाम दिया न्यूक्लियस को? कैरियन। अब याद करो, मैं जब तुम्हें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता रहा था कि दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो वहां मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम न्यूक्लियस में आएंगे तो हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें भी, और उसके बाद यहाँ पर भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझाते वक्त ये बात बताई थी कि दो टाइप के सेल हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब वो न्यूक्लियस की बुनियाद पर ही होते हैं। अब डिस्कवर करते ही क्या नाम दिया? कैरियन। अब न्यूक्लियस की बुनियाद पर सेल हो जाते हैं दो टाइप के। ठीक है, और क्या हो जाते हैं? पहला सेल जो पहली टाइप है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी टाइप हो जाती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, पहली टाइप प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी टाइप यूकैरियोटिक सेल। सही है भाई, समझ गए इस बात को? अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फर्क है? देखो बेटा, वर्ड प्रो का मतलब क्या है? वर्ड प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, पुराना, कदीमी। ठीक है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। ठीक है, यानी कि पुराना या फिर कदीमी। सही है, और यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है ट्रू, सच्चा। और वर्ड कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। आपने कहा सर पुराना न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस, क्या मतलब है इस बात का? मैंने कहा देखो भाई, आसान सी बात है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस तो पाया जाता है, लेकिन अलग से न्यूक्लियस की पहचान नजर नहीं आ रही होती। बहुत से लोग तो इस टॉपिक को पढ़ाते ही गलत है। वो कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा नहीं है बेटा, न्यूक्लियस होता है। मिसाल के तौर पर सोचो, तुम जिस घर में बैठे हुए हो अभी, या जिस भी जगह बैठे हुए हो, अगर मैं उसके आसपास की दीवारें गिरा दूं सारी, तो क्या जगह जो थी जिस पे ये दीवारें या कमरे बने हुए थे, क्या वो जगह खत्म हो गई? नहीं, जगह तो है। अलग अलग कमरे नजर नहीं आएंगे, बस वो पूरा एक हॉल बन जाएगा। इसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें मामला यह है कि आपके पास ये सेल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, अलग से न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। तो न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है ना, वो पूरे सेल में ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक है, पूरे सेल में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से हमें नजर आ रही होती है, जिसकी वजह से एक अलग से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा होता है हमें। ठीक है, अब जैसे यहां की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, और यहां पर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से
दिख रही है, ठीक है, यहां पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से नजर आ रही है, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है जो भी न्यूक्लियस के अंदर चीजें पाई जाती हैं, आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूक्लियस अलग से दिखता नहीं है, तो हम इसको कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता, या न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो पाई नहीं जा रही, यहाँ पे सब पाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। तमाम वो ऑर्गेनील्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनके अराउंड मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, गोल्जी बॉडीज नहीं होती, वैक्यूल नहीं होता, ठीक है, इसके अलावा आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड लाइसोसोम हो गया, वो नहीं होता, प्लास्टिड्स नहीं होते, ये सारे ऑर्गेनील्स इसमें नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऑल मेम्ब्रेन बाउंड all membrane bound organelles are present। यहां पर तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर जो है वो बुक से इसका डिफरेंस लगा देता हूं, ठीक है। अगर आप बुक में आ जाएं तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस यहां पर है मौजूद, पेज नंबर 60 के ऊपर, ठीक है भाई, पेज नंबर 60 के ऊपर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस मौजूद है। ये हम बुक से ही डायरेक्ट लगा देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी। अब ये हमारे पास आ गया बड़ा डिफरेंस यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो सेलुलर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल कौन सी हो गई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की? प्रोकैरियोटिक में आ गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में आ गया एनिमल एंड प्लांट सेल। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में विदाउट मेम्ब्रेन होता है, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्रोमोसोम वन बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, यानी कि पूरा उलझा हुआ सा एक धागा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मोर देन वन होते हैं और ट्रू होते हैं। नंबर ऑफ सेल ज्यादातर यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब होते ही यूनिसेल्युलर है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में बात बताई है, ठीक है। और यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर बहुत रेयर होते हैं, एब्सेंट होते हैं, या बहुत रेयर शाज़ नाज़िर देखे जाते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। राइबोसोम यहाँ स्मॉल होता है। वाहिद ऑर्गेनील है राइबोसोम जो दोनों में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी। राइबोसोम यहाँ पे स्मॉलर होता है, यहाँ पे लार्जर होता है, यहाँ पे 80s होता है और यहाँ पर 70s होता है। वेसिकल यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी apparatus यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड यहाँ पे नहीं होती, यानी स्टेरॉइड क्या, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ पर पाई जाती है। परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी? उसके अंदर कोई चीज़ कैसे आएगी जब वो मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही गायब है। तो यहाँ पर सिलेक्टिव होती है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा देती है, कुछ चीज़ों को नहीं देती है। वैक्यूल यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। सेल साइज 1 माइक्रोन, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहते हैं, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के दरमियान होता है, यहाँ पे 1 से 1000 माइक्रोन के दरमियान हो सकता है। फ्लैजिला सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइबर। यहाँ पे फ्लैजिला क्या बेटा? फ्लैजिला सेल की टेल को कहा जाता है। अब जैसे कि आपके जहनों में सेल सिर्फ ये है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनके फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्म सेल, ठीक है। अब जो स्पर्म सेल है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, जो उसका हेड है स्पर्म सेल का, उसकी नेक आ गई और ऐसे करके फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्पर्म सेल का क्या है? फ्लैजिला है, और ये एनिमल्स में पाया जाता है, मेल्स में, ठीक है। तो फ्लैजिला यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इन साइज और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया डिफरेंस बिटवीन
यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के बिहाफ पे। अब हम आते हैं और बात करते हैं प्रॉपर न्यूक्लियस के ऊपर कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, अगर हम बात स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन किस किस चीज से मिलके बन रहा है एंड स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो भाई, स्ट्रक्चर जो है ना ज्यादातर स्फेरिकल ही होता है, स्ट्रक्चर ज्यादातर स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, लेकिन लोकेशन चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है। एनिमल सेल में अगर हम बात करें लोकेटेड सेंट्रली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, जैसे कि ये एनिमल सेल हो गया, सेकेंड, ये एनिमल सेल हो गया और इसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो यहां पे थोड़ा सा साइड लाइन हो जाता है। क्या रीजन है? लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। क्या रीजन हो सकता है? रीजन है लार्ज वैक्यूल का की प्रेजेंस, वैक्यूल बहुत बड़ा पाया जाता है, वैक्यूल बहुत बड़ा पाया जाता है प्लांट सेल में। आगे चल के वैक्यूल जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। तो यहां पे इस वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, थोड़ा सा साइड में चला जाता है। ये न्यूक्लियस है किसका? प्लांट सेल का। ठीक है, ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है और ये बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड एनिमल सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है? नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे पाई जाती है वो होती है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगेन वही बात, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। ठीक है, नंबर टू पे आ गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, नंबर थ्री पर आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और कैरियो लिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियो लिम्फ। और चौथे नंबर पर आ गया हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, सही है भाई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तो बहुत डिटेल से मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। ठीक है, आ जाओ, अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड composition are exactly like सेल मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम न्यूक्लियोलस की बात कर लें तो बेटा न्यूक्लियोलस जो है ये स्मॉल राउंडेड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियोलस राउंडेड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, फाउंड इन न्यूक्लियस, वर्क इन प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन और प्रोडक्शन न्यूक्लियोलस का काम है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म।
और कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ, ठीक है भाई। तो ये क्या है, यह फ्लूइड फिल्ड इन न्यूक्लियस, ठीक है, यह है फ्लूइड फिल्ड इन न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, सही है। और लास्ट में आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमैटिन नेटवर्क। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्या चीज है बेटा, यही तो रीजन है, यही तो रीजन है जो सब चीजें न्यूक्लियस की बात सुनती हैं, ठीक है, सिर्फ क्रोमैटिन नेटवर्क की वजह से, सही। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क क्या चीज है, देखो बेटा, क्रोमैटिन नेटवर्क है थ्रेड लाइक सब्सटेंस। ये क्या है, थ्रेड लाइक सब्सटेंस, ठीक है। ये थ्रेड लाइक सब्सटेंस है जो कि मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या है, मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपने कहा सर ये इनहेरिटेंस क्या चीज होती है, मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। आपने कहा सर ये इनहेरिटेंस क्या चीज है, मैंने कहा देखो बेटा, इनहेरिटेंस कहा जाता है विरासत को। किसको कहा जाता है, विरासत। अब विरासत सुनते ही तुम्हारे जहन में दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, ठीक है, मकान, ऐसी कोई चीज आ गई, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज जो हमें अपने वालिदैन से विरासत में मिलती है वो होते हैं कैरेक्टर्स, ट्रेड्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे वालिदैन से सबसे पहली चीज जो आई ना हमारे पास, वो आया हमारा डीएनए। तो मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो यहाँ पर पाया जा रहा है दो टाइप का, ठीक है। एक को नाम दिया जा रहा है डीएनए और साथ साथ में इसके पाया जाता है कौन, आरएनए, ठीक है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए पाया जा रहा है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। तो बेसिकली डीएनए क्या है, डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है और इसके पास मौजूद है जीन। क्या मौजूद है, जीन। आगे जब मैट्रिक में आओगे ना इंशाल्लाह तो वहां पर जीन बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। जीन, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब तुम्हारी बॉडी का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, कोई भी ट्रेट हो, मिसाल के तौर पे हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, करेक्टर है आपका। इस करेक्टर के लिए आपकी बॉडी में एक जीन मौजूद है जो उस करेक्टर को कंट्रोल करती है, और वो जीन डीएनए का पार्ट है बेसिकली, जो कि तुम्हारी बॉडी के तमाम सेल्स में पाया जा रहा है। और वो कहां से आया है, वो तुम्हारे मदर और फादर से आया है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के पास क्रोमैटिन नेटवर्क होता है जो कि थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क को जिस तरीके से उलझा हुआ धागे नुमा एक स्ट्रक्चर है, जब तुम इसको जूम करोगे ना, थोड़ा सा तुमने इसको जूम करा, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करा, ठीक है, आपने इसको हल्का सा क्या करा, मैग्नीफाई। तो जब तुमने इसको मैग्नीफाई करा ना तो तुम्हें नजर आया कि ये बहुत सारे धागे, बेसिकली ये एक धागा नहीं है, ये बहुत सारे धागे हैं जो कि जुड़ के बैठे हुए हैं, और इन बहुत सारे धागों को नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। क्या नाम दिया जाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए, जो कि असल में हमारा मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है, सही है भाई, समझ में आ रही बात। तो अब हमारे पास अगर हम बुक के अंदर देखें इसको, तो देखो भाई ये आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां पर हमने इसकी तकरीबन सारी चीजें पढ़ ली, फिर डीएनए वगैरह हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय 2 फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, वही आ गई फोस्फोलिपिड बाइलेयर। 2 का मतलब बाय लेयर, 2 फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। न्यूक्लियर पोर्स आर फाउंड, पोर्स अभी बताता हूं आपको। न्यूक्लियर इन न्यूक्लियर एनवेलपमेंट हेल्प टू रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्रैन्युलर फ्लूइड, बताया था मैंने आपको, दानेदार ग्रैन्युलर जेल लाइक फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इन न्यूक्लियस एन एग्रीगेशन ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जो कि राइबोसोम या आरएनए प्रोड्यूस करता है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क, एंड इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क न्यूक्लियस में पाया जा रहा होता है। आपकी बुक में न्यूक्लियस इतना ही लिखा हुआ है बस, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत डिटेल के साथ न्यूक्लियस की एक एक चीज देख ली है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है बेटा, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ, जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया पर आ जाते हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात स्टार्ट करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है कॉन्ड्रोसोम। ठीक है, इसका एक और नाम है कॉन्ड्रोसोम। सही है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या रीजन है, पावर हाउस क्यों कहा जाता है इसको? बेटा पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब कैसे करता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन करता है। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ज्यादातर तमाम यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। ठीक है, तो ये भी है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसके अराउंड भी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, और सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेन पाई जा रही है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर की तरफ पाई जा रही है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ सुराख होते हैं, और इनको नाम दिया जाता है पोरेंस। ठीक है, उसके बाद ये अंदर वाली लेयर है, इसको नाम दिया जाता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है एक जेल लाइक फ्लूइड, ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। ठीक है भाई, और लास्ट में हमारे पास ये जो फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन के, ये वाले फोल्ड्स, इनको नाम दिया जाता है क्रिस्टाई। ठीक है मेरे भाई, अब सवाल यहां पे यह आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी बना कैसे रहा है? देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से एनर्जी बना रहा है ये हमें जाके पढ़ना है चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, चैप्टर 7 में, लेकिन बस थोड़ा सा सुनते जाओ। होता यह है कि तुम जो भी फूड कंज्यूम करते हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे तुमने कुछ फूड खाया, ठीक है, ये यहां से गया तुम्हारे स्टमक में, और स्टमक से चला गया किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हो गया एब्जॉर्ब ब्लड के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब हो गया किसमें, ब्लड में। ये समझ लो ये ब्लड वेसल थी, सही है, यहां पे ये फूड हो गया एब्जॉर्ब। अब ये फूड इस ब्लड से निकल के पहुंच जाएगा हमारे सेल के पास। ठीक है, यहाँ पे फूड आया, और यहां से जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज था फूड के अंदर, ठीक है, अब ये ग्लूकोज यहां से निकल के आ जाएगा कहां पे, ब्लड में। सही है, और ब्लड से ये पहुंच जाएगा कहां पर, हमारे सेल के पास। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारा सेल था, ये हमारे बॉडी का कोई सा भी सेल था, किसी भी ऑर्गन का, समझ लो लिवर का सेल था, और ये ग्लूकोज आ गया कहां पे, सेल के अंदर। अब ये ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, पहले साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन होगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और फिर ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फिर ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो यहां पर बनेगा एटीपी, और साथ साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट बनेगी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ से निकाल भी दी जाएंगी वापस। ठीक है, अभी जो एटीपी बना है बेटा, ये एटीपी क्या है, व्हाट इज दिस एटीपी? ठीक है, देखो भाई, ये एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है कि ये बेसिकली एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की,
और इसको बनाने में किसने अमल सबसे ज्यादा रोल किसने प्ले किया? माइटोकॉन्ड्रिया ने। ठीक है, तो आपकी बुक में जो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है वो इससे भी कम लिखा हुआ है, मैंने इससे ज्यादा बता दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था फूड खाने का, इसको नाम दिया जाता है इंजेशन। ठीक है, ये है इंजेशन। और फिर ये जो ब्रेकडाउन आपके स्टमक में या फिर बाकी ऑर्गन्स में हुआ, इसको नाम दिया जाता है डाइजेशन। और फिर ये जो निकल के ब्लड में आया, इसको नाम दिया जाता है एब्जॉर्प्शन। और फिर जब ये सेल तक पहुंचा तो इसको नाम दिया जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, ये बेसिकली ये चारों पांचों स्टेप जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के हैं, जो हमें चैप्टर न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल से पढ़ना है, सही। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास रॉ मटेरियल आता है और वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कर रहा होता है। ठीक है ना, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था और ये उसका स्ट्रक्चर और उसके बारे में डिटेल थी। ठीक है, बुक से देख लेते हैं जल्दी से। अ माइटोकॉन्ड्रियन is a membrane bound organelle found in eukaryotic cells. Mitochondria contain two phospholipid bilayers. वही अगेन बात, दो phospholipid bilayer होती है। There is an outer membrane, एक outer membrane होती है, and inner membrane. The inner membrane contains many folds called cristae, which contain specialized membrane proteins that enable the mitochondria to synthesize ATP. ATP बनाने में काम करते हैं। Inside the inner membrane is jelly-like matrix. ठीक है, the compartments of the mitochondrion are shown in the figure 4.21. देखो ये वाली आपके पास क्या हो गई बेटा? आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये अंदर वाली हो गई क्या? इनर मेम्ब्रेन। इसके जो फोल्ड्स हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टाई, और अंदर की तरफ जो जेली-लाइक फ्लूइड है ये कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। आप देखो सर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहां से आ गया? डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है। मैंने कहा नहीं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना यह है सेल्फ ऑटोनोमस, यानी कि इसको जरूरत नहीं है न्यूक्लियस के ऑर्डर की, ये खुद ही काम कर रहा होता है। इसके बाद अपना डीएनए मौजूद होता है। आपने कहा क्यों होता है अपना डीएनए? मैंने कहा देखो वैसे तो लंबी कहानी है, फर्स्ट ईयर के अंदर जाके पढ़ते हैं, लेकिन अभी सुन लो ये चीज थोड़ी सी, कि आपकी बॉडी में जितने सेल हैं और उसमें जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन सबके पास डीएनए है, लेकिन वो डीएनए सिर्फ और सिर्फ मदर का डीएनए, फादर का नहीं है। ठीक है, आपने कहा सर क्यों, क्या रीजन इस बात का? मैंने कहा चलो सुनो, बहुत आसान सा रीजन है। देखो जिस वक्त फर्टिलाइजेशन हो रही होती है ना, तो फीमेल बॉडी में होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये ओवरीज और ये यूट्रस होता है इस तरीके से। ठीक है, हाफ पोर्शन बना रहा हूँ यूट्रस का, और यहाँ पर मौजूद होता है फीमेल बॉडी में, यानी कि मदर बॉडी में ये ओवरी है, यहाँ से ओवम रिलीज होता है और यहाँ के बैठ जाता है। ठीक है, ये यूट्रस की इनर लाइनिंग है। ठीक है, स्पर्म जो है ना बेटा वो रिलीज होता है इस जगह पे, और स्पर्म को यहां से भाग कर आना पड़ता है इधर ओवम के पास स्विम करते हुए। तो इस वजह से स्पर्म के जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो निकल के उसकी टेल पर आ जाते हैं। ठीक है, यह है स्पर्म सेल, ये फादर से आ रहा है। ठीक है, ये स्पर्म सेल कहां से आ रहा है? फादर से आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इसको स्विम करते हुए जाना है बहुत ऊपर, तो इस वजह से इसकी टेल को एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी के लिए जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं सब इसके टेल पर आ जाते हैं। अब जैसे ही एक स्पर्म ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है, मिसाल के तौर पे ये ओवम था, ठीक है, और यहां पर आ गया स्पर्म। अच्छा, स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है ओवम से। ठीक है, यहां पर आ गया एक स्पर्म, तो होगा क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ अपना न्यूक्लियस एंटर करेगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ क्या एंटर होगा? इसका न्यूक्लियस। बाकी पूरी बॉडी बाहर रह जाएगी, बाकी पूरी बॉडी बाहर रह जाएगी। अब फादर के स्पर्म की टेल पर थे माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो बाहर रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेल है इसके अंदर फादर वाला न्यूक्लियस भी आ गया, मदर वाला भी आ गया, ये बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट जो है वो पैदा होने वाले बच्चे का पहला सेल होता है, और इसमें जितने माइटोकॉन्ड्रिया थे वो कहां से आए हुए थे? वो आए हुए थे ओवम से। और ओवम किसका पार्ट है? ओवम मदर का सेल है। तो ओवम में जितने भी
माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो जाइगोट में चले जाते हैं, क्योंकि फादर वाले तो स्पर्म टेल पे थे, वो तो बाहर ही रह गए, वो तो गए नहीं। इस जाइगोट से जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उसमें जो भी डीएनए होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आया हुआ होगा, मदर से आया हुआ होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ कहां से आएगा वो आएगा मदर से। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, वो डीएनए सिर्फ मदर का होता है। ठीक है बेटा, अब ये बात आपकी बुक में नहीं थी लेकिन अब आपको ये चीज पता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनील जो है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के एतबार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है भाई, तो नेक्स्ट ऑर्गेनील है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है भाई, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं बेटा स्टार्ट, तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल अटैच्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब ये हमारे पास था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। अगर कोई आपसे सबसे पहले तो पूछे कि भाई लोकेशन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कहाँ लोकेटेड है, तो आसान सी बात यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब आप अगर गौर करें इस चीज पर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है टिल सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टिल सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की और टाइप्स की बात कर ली जाए, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी टाइप्स और फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात स्टार्ट करेंगे टाइप से। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब टाइप्स क्या क्या हैं और कितनी हैं, आ जाओ देखते हैं। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की बात कर लें, तो बेटा सबसे पहली टाइप है इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SER भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SER भी कहते हैं। और दूसरी टाइप जो है इसकी वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इसको RER भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इसको स्मूथ ER कहा क्यों जाता है और इसको रफ ER क्यों कहा जाता है। देखो बेटा, स्मूथ ER की अगर हम बात करें तो इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, और अगर रफ ER की बात करें हम तो इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले रफ ER लिख लेते हैं यहाँ पे कि बिकॉज, क्यों कहा जाता है इसको, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसकी सरफेस पर नो राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब राइबोसोम क्या होते हैं आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास पूरा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चल रहा है, ठीक है। और आप अगर गौर करें यहाँ पर, ये मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है, ये वाला जितना भी राइबोसोम का पार्ट, ये वाला जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, ये है SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। जबकि अगर इसकी बात करी जाए तो ये है रफ ER, इसके ऊपर मौजूद है ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स, और ये डॉट्स क्या चीज है बेटा, ये है राइबोसोम्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात अगर करी जाए तो स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो होता है, वो कंसिस्ट करता है चैनल्स एंड ट्यूब्यूल्स के ऊपर, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्ट करता है किस पर, चैनल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें तो ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब्यूल है, और ये चैनल है जो कि रास्ता बना रहे हैं एक ट्यूब्यूल से दूसरे ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब इनके फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। स्मूथ ER का फंक्शन अलग है, रफ ER का फंक्शन अलग है। फंक्शन क्या क्या है, अगर हम फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं तो बेटा स्मूथ ER का फंक्शन है लिपिड फॉर्मेशन, ठीक है, और बहुत सारे अदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहा होता है, साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। और अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहां पर आपके पास मेजर फंक्शन जो है रफ ER का, वो है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो वर्क्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब आपने कहा प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे काम करता है, मैंने कहा देखो इसके ऊपर बैठा हुआ राइबोसोम, राइबोसोम को निकनेम दिया जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज, अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो भाई राइबोसोम किस पे बैठा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा हुआ है ना। तो बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस तो कर रहा है, लेकिन उसको हेल्प कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब बुक से भी देख लेते हैं इसे। अगर आप बुक में आ जाए तो बुक में आपके पास द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। The ER has double membrane consisting of a network of hollow tubes and flattened sheets and round sacs. These flattened hollow folds and sacs are called cisternae, ठीक है। यहां पर आपके पास ये कहलाते हैं फोल्ड सिस्टर्नी, ठीक है, ये फोल्ड्स। अच्छा, the ER is located in cytoplasm and is connected to nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप कह लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह लो, उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ। अब आओ देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड, इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि फैट्स की सिंथेसिस में, इंक्लूडिंग ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉइड इन नेचर, यानी कि वो बनते हैं किससे बेटा, फैट से या ऑयल से, ठीक है। अब जैसे कि एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एक हार्मोन है जिसका नाम है, ये मेल हार्मोन है, ये मेल्स में रिलीज होता है। एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल्स में रिलीज होता है। ये दोनों ही किससे बन रहे हैं, स्टेरॉइड से बन रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। और ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, सेल के अंदर कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहा जाता है, देखो बेटा डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है टॉक्सिक चीजों के टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करना। आपने कहा टॉक्सिक, मैंने कहा जहरीली चीजों के असर को खत्म करने में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा होता है। आपने कहा जहरीली चीजें कहां से आ गई सेल में, मैंने कहा भाई जो तुम खा रहे हो आजकल, ठीक है, जो चीजें तुम खा रहे हो XYZ डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, हार्मफुल चीजें हैं, वो सेल तक पहुंचती हैं, सेल में पहुंचने के बाद सेल को नुकसान करती हैं। तो उस नुकसान से बचाता है आपके सेल को कौन, आपके सेल में बैठा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा वाला, स्मूथ वाला, ठीक है। और अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आ जाए, इट इज कवर्ड विद राइबोसोम। किससे कवर्ड होता है, राइबोसोम से कवर्ड होता है, ठीक है। गिविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स रफ अपीयरेंस, क्योंकि देखने में खुरदुरा सा लगता है, इस वजह से रफ अपीयरेंस है इसकी, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन synthesis and plays a role in membrane production. The folds present in the membrane increase the surface area, allowing more ribosome to be present on ER, thereby allowing greater protein production. ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था हमारा सीधा सीधा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं किसके ऊपर,
बात करते हैं राइबोसोम के ऊपर। सही है भाई। अब राइबोसोम को हम डायरेक्ट बुक से ही देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। आ जाओ भाई। अब अगर आप राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम में दो चीजें पाई जा रही हैं, क्या? आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए किस चीज को कहा जाता है बेटा? जिस तरीके से डीएनए होता है ना, उसकी बहन आरएनए। ठीक है, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे चल के जब हम पढ़ेंगे चैप्टर सेल साइकिल तो वहां पर भी इसका जिक्र आएगा, और साथ साथ में जब हम बायोएनर्जेटिक्स में आएंगे वहां पर भी जिक्र आएगा, न्यूट्रिशन में आएंगे वहां पर भी जिक्र आएगा। ठीक है, तो वहां पे मैं बताऊंगा करता क्या है। ठीक है, दे अकर इन साइटोप्लाज्म एंड आर साइट्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर। असल में प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में करता कौन है? राइबोसोम। आपने कहा प्रोटीन सिंथेसिस क्या मतलब, प्रोटीन क्यों बनाना है हमें? मैंने कहा देखो बेटा, सर के बाल से लेके नीचे पांव के नाखून तक हर चीज आपकी बॉडी में क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अक्सर आपने टीवी एड्स में सुना होगा, क्या आपके शैम्पू में कैरेटिन है? कैरेटिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, या फिर आपने मतलब मेजरली आपकी पूरी बॉडी 99% किस चीज से बनी है? प्रोटीन से बनी है। और प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने में किस ऑर्गेनील का हाथ होता है? वो होता है राइबोसोम का हाथ। राइबोसोम कहां पाया जाता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर कहां पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड। ठीक है, इसी वजह से राइबोसोम को एक निक नेम दिया जाता है और इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है। यहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। सही है, समझ आ रही बात? तो हमारे पास राइबोसोम में अगर सिंगली, वैसे भी साइटोप्लाज्म में नॉर्मली भी पाया जा सकता है इन साइटोप्लाज्म, और इन ग्रुप्स, और मे बी अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, thus forming the rough endoplasmic reticulum। ठीक है, ये राइबोसोम का डायग्राम है, ये इसका स्मॉल सब यूनिट है, ये इसका लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, ये जुड़ जाते हैं और इसके दरमियान से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या चीज आ गई बेटा? राइबोसोम के बाद हमारे पास आ गया गोल्जी बॉडीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, क्या करता है? आ जाओ देखो। द गोल्जी बॉडी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? कैमिलियो गोल्जी ने। इसी के बिहाफ पर इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस रख दिया गया। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनील टू बी डिस्कवर्ड, जो कि बहुत क्लियर होता है, सेल के अंदर बड़ा सा होता है, दिख जाता है हमें आराम से। मेजरली पाया कहां जाता है? पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उसके पास पाया जाता है। वजह क्या है? अगर तुम गौर करो यहाँ पर, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था पढ़ाना तो उस टाइम पर मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो बात ये थी कि गोल्जी बॉडी हमारे सेल का सर्वेंट है। हमारे सेल का क्या है? सर्वेंट है, नौकर है। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में काम करने वाले होते हैं सर्वेंट। अब देखो यहां पे मैंने सर्वेंट लिखा था और सर्वेंट के आगे कौन लिखा था? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आपको पता करता क्या है? देखो, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, डीएनए ने एक ऑर्डर दिया जिससे बन गया क्या? आरएनए। आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से निकलकर आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा हुआ है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम ने डीएनए से आए हुए मैसेज को पढ़ा और उसके हिसाब से प्रोटीन बना दी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। सही है, देखो भाई, डीएनए ने कहा कि भाई प्रोटीन बनानी है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, डीएनए पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। इसने कहा प्रोटीन बनानी है, इसने बनाया एक मैसेंजर, एक पैगाम पहुंचाने वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकता और प्रोटीन बनना है किसमें? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास। इसने एक मैसेंजर बनाया, भेज दिया न्यूक्लियस से बाहर। मैसेंजर आया किसके पास? मैसेंजर आया राइबोसोम के पास। सही है, और राइबोसोम कहां बैठा हुआ है? राइबोसोम अटैच्ड है किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और यहां बन गई प्रोटीन। इसने बना दी क्या? प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन जो है ना बेटा, ये प्रोटीन कंप्लीट नहीं है, ये फिनिश्ड फॉर्म में नहीं है। मिसाल के तौर पे सोचो, तुम्हें किसी को खाना देने जाना है, मतलब तुमने सोचा कि भाई चलो हम आज अपने पड़ोसियों को खाना देते हैं जाके। तुमने खाना बनाया, खाना बना लिया। अब क्या तुम पूरा पतीला उठा के ले जाओगे? या जिस कुकर में खाना बनाया या जिस भी चीज़ में बनाया, जिस भी डिश में बनाया, क्या पूरी ले जाओगे उठा के? नहीं, तुम पहले उसको एक प्रॉपर बोल में निकालोगे, उसको पैक करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे और फिर लेकर जाओगे कहीं पर।
या तो मैं किसी के लिए गिफ्ट लेके जाना है, क्या करोगे? क्या मतलब मैं सोचो ये पेन मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे ले जाऊंगा, ये ले भाई, ले पेन ले ले? नहीं ना, इसको मैं पैक करूंगा, प्रेजेंटेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का ये काम है। गोल्जी बॉडी करती है पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो प्रोटीन राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आ रहा है उसको लेती है, उसकी पैकेजिंग करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है जहां पर भी, अगर सेल से बाहर निकालना है तो सेल से बाहर निकालती है, अगर सेल के अंदर ही कहीं लेके जाना है तो सेल के अंदर कहीं लेके जाती है। सर्वेंट है ना, तो पैगाम या फिर किसी भी चीज को ले जाना लाना, ये सारे काम गोल्जी बॉडी करता है। तो प्रोटीन जो है वो पहुंच जाता है किसके पास? गोल्जी बॉडी के पास, और फिर इसकी होती है क्या? पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मेरे पीछे आ रहा होगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये किसका काम है? गोल्जी बॉडी का, ठीक है। आ जाओ देखो, बिकॉज इट्स लार्ज साइज मेड, अब देखो मैंने तुम्हें अभी ये बात बताई थी कि इसका लार्ज साइज जो है वो इसको आसान बना देता है देखने के एतबार से, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है इसका, इसको रेड से कर रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू गोल्जी बॉडी। प्रोटीन को जहां भी मूव करना है किसके थ्रू मूव करेगा? गोल्जी बॉडी। फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड, जहां पर वो बने हैं, फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड, वहां से जहां वो बने हैं, टू वेयर दे आर रिक्वायर्ड, वहां तक जहां उनको उनकी रिक्वायरमेंट है। इन द सेल द गोल्जी बॉडी इज द सॉर्टिंग ऑर्गेनील ऑफ द सेल। सॉर्टिंग मतलब भाई कहां कौन सी चीज कहां रखनी है, ये गोल्जी बॉडी डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब दिखता कैसा और होता क्या है? द गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। देखो भाई ये गोल्जी बॉडी का डायग्राम है, ठीक है। ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनके एंड पर जो है वो आपके पास बोरियां या फिर आप कहते हैं थैलियां मौजूद है, ठीक है। और इस पूरे को हम सिस्टर्नी कह रहे हैं, सही है। और ये है सिक्रेटरी वेसिकल, इसके अंदर वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। द सिस्टर्नी विद इन द गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ एंजाइम विच मॉडिफाई, क्या करता है? मॉडिफाई द पैकेज्ड प्रोडक्ट। पहले पैकेज कर दिया, फिर मॉडिफाई करा, अच्छा प्रेजेंटेबल बनाया, या तो सेल से बाहर निकाला है, सेल में जहां भी मूव करना है उसको मूव करा दिया, ठीक है। प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी बॉडी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम ने बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया, उसने दिया किसको? गोल्जी बॉडी को। In the Golgi, proteins are modified and packaged into vesicle. The Golgi body therefore receives protein made in one location in the cell and transfer these to another location. एक जगह से लिया प्रोटीन, पैक करा अच्छी तरीके से, उसको सिंथेसाइज मतलब उसकी पैकेजिंग करी और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आगे, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन गोल्जी बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस क्या करता है बेटा? आपने खत दिया उसको, जाके पोस्ट ऑफिस वाले को, उसने क्या करा? आगे पहुंचा दिया। तो भाई वही काम गोल्जी बॉडी का भी है, ठीक है।